स्टेट बीपीएससी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसी सीरीज में हमने देखा था बिहार की ज्योग्राफी। इससे पहले हमने उसकी देखी थी क्लाइमेटोलॉजी। यहाँ पे हमने उसकी वन संपदा का अध्ययन कर चुके हैं। हम उसके नेशनल पार्क्स की आज स्टडी करने वाले हैं। हम बिहार के भौतिक विभाजन का अध्ययन कर चुके हैं। हम बिहार की वर्षा का अध्ययन कर चुके हैं। बिहार की जनसंख्या को देख चुके हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पक्ष बिहार में आज के इस टॉपिक में एक साथ आके जुड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं चहल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम स्टेट बीपीएससी की तैयारी लेकर आगे की ओर चल रहे हैं। और आज सीरीज में हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। आज बिहार के नेशनल पार्क हैं। जब हम बिहार के नेशनल पार्क का अध्ययन करेंगे तो हम बिहार के राजनीतिक मानचित्र के साथ इसका प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि बिहार की जो समस्या है वह सारी की सारी वहाँ की जातिगत व्यवस्था के आधार पर, वहाँ भौतिक विभाजन के आधार पर और वहाँ के अन्य तत्वों के आधार पर यहाँ से निकल के आती हैं। और बिहार में जो एक बात प्रमुख रूप से पाई जाती है वह पाई जाती है बिहार की जातीय स्थिति में, वहाँ की राजनीतिक स्थिति। इसी राजनीतिक स्थिति में हम लगातार बिहार का अध्ययन करते चले आ रहे हैं और आज बिहार के मानचित्र का हम फिर से उसके राजनीतिक मानचित्र के साथ ही प्रारंभ करेंगे। अगर हमने बिहार के राजनीतिक मानचित्र का पहला अध्ययन नहीं करा तो एक बार फिर से हम इसको रिवीजन कर ले रहे हैं। और इस रिवीजन में हमको ये मिलता है कि जो बिहार का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट मिलता है वो हमारे पास पश्चिमी चंपारण मिलता है। बिहार के राजनीतिक मानचित्र की बात करेंगे तो उत्तर की ओर की जो सीमा लगती है वो पश्चिम बंगाल से लगती है। दक्षिण की ओर जिसकी सीमा लग रही है वह झारखंड की ओर से लगती है। फिर उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है और इसके पास अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वह है नेपाल। मेरे जीभ में एक हल्का सा छाला हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में समस्या हो जाएगी, तो थोड़ा सा सहन करके चलिएगा, ठीक है। तो बिहार के राजनीतिक मानचित्र है जिसमें हमारे पास 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर हमने बिहार के भौतिक विभाजन का अध्ययन ठीक प्रकार से करा है, अगर नहीं करा है तो लास्ट वीडियो लेक्चर देख लीजिए, जहाँ पे हमने बिहार के भौतिक विभाजन, उसके स्ट्रक्चरल डिवीजन, उसकी भौतिक संरचना के आधार पर उसके विभाजन का अध्ययन करा है। उस भौतिक विभाजन में जो हमने देखा था तो हमको बिहार में मिला था एक शिवालिक का पर्वतीय गिरिपति पर्वतीय क्षेत्र मिला था। उसके बाद हमारे पास एक तराई का क्षेत्र मिला था। इसके बाद हमके पास जो बिहार में मध्य का जो क्षेत्र था वह हमारे पास था बिहार के बाढ़ग्रस्त मैदान या बिहार का मैदानी क्षेत्र। अच्छा, बिहार का जो मैदानी क्षेत्र था उसके भी हमारे पास दो विभाजन होते हैं, एक उत्तरी बिहार का मैदान होता है, एक दक्षिणी बिहार का मैदान होता है। अब जो बिहार के मैदानी क्षेत्र है इसके विभाजन में उत्तर और दक्षिण का जो विभाजन हमको देखने को मिलता है वह मिलता है गंगा की स्थिति के आधार पर। और गंगा जी बिहार को बिल्कुल मध्य से होकर निकलती हैं, तो मध्य की स्थिति के आधार पर हमको उत्तर की तरफ मिल जाते हैं उत्तर बिहार के मैदान और दक्षिण के मिल जाते हैं दक्षिणी बिहार के बाढ़ के मैदान। हमने ये भी कहा कि हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उत्तरी बिहार मैदान का और दक्षिणी बिहार के मैदान का, तो हमको पता था उत्तरी बिहार का मैदान अधिकतम बाढ़ग्रस्त मैदान है, जबकि दक्षिणी बिहार के मैदान में हमको एक निश्चित समय पर बाढ़ की आपदा मिलती है, लेकिन वहां पर हमारे पास एक निश्चित समय में वहां पर सूखाग्रस्त क्षेत्र मिलता है। और बिहार का जो दक्षिण का मैदान निकल के आता है वह अपने सूखाग्रस्त भौतिक दशा के कारण अधिक चर्चा में रहता है। तो बिहार के हमने कहा था गिरिपथ पर्वतीय क्षेत्र था, ऊपर हमारे पास तराई का क्षेत्र आ रहा था, मध्य में हमारे पास बिहार के मैदान का क्षेत्र आ रहा था और यहाँ पर हमारे पास बिहार का दक्षिणी पठारी भूमि क्षेत्र आ रहा था, दक्षिण पठारी भूमि क्षेत्र। और हमने जो दक्षिण पठारी भूमि क्षेत्र की बात की थी तो ये जो पूरा का पूरा डिवीजन आता है ये हमारे पास दक्षिणी बिहारी पठारी भूमि क्षेत्र की संकीर्ण पट्टी का क्षेत्र निकलकर आता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं वो हमको मिलता है कैमूर मिलता है, रोहतास मिलता है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है। इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। और जब हम अभी बिहार के राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय उद्यानों का अध्ययन करेंगे तो इस भौतिक विभाजन के आधार पर आपको बिहार के राष्ट्रीय उद्यानों का विभाजन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर हम इस मानचित्र को ध्यान में रखते हैं और बात आगे की ओर बढ़ाते हैं तो हमको ये पता था कि बिहार सरकार ने वन नीति को क्रियान्वित करने के लिए वन विभाग का गठन किया था। बिहार राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 13 वन्य जीव अभयारण्य है। अब बिहार में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका होमवर्क है, क्योंकि इसकी चर्चा हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो उस एक अन्य राष्ट्रीय उद्यान का आपको बताना है कि बिहार में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। आज 13 वन्य जीव अभयारण्य में से महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्यों का अध्ययन यहाँ पे करेंगे। राज्य में वन उत्पाद निर्माण संग्रह विपणन का एकाधिकार बिहार राज्य वन विकास निगम के पास है। तो यही सारे काम देखता है किसके संदर्भ में, तो सारे काम देखता है संदर्भ में उत्पादन के संदर्भ में, निर्माण के संदर्भ में, संग्रह के संदर्भ में और विपणन के संदर्भ में। राज्य में वन्य प्राणियों के लिए संरक्षण कार्यक्रम, अगर राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण कार्यक्रम की बात करी जाएगी तो बिहार में कुल वन आवरण क्षेत्र जो है वो 7380 किलोमीटर है, जिसका अध्ययन हम बिहार की वन संपदा वाले लेक्चर्स में कर चुके हैं।
अगर बिहार की वन संपदा का लेक्चर भी आपने स्टडी नहीं करा तो एक बार उसके थ्रू भी गो थ्रू हो जाइए। उसके अध्ययन करने पर यह जो हम भौतिक विभाजन के आधार पर आज जो बिहार का राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे उनकी समझ अच्छी तरीके से आपकी विकसित हो जाएगी, जिसमें वन प्राणियों के संरक्षण संवर्धन हेतु 1 टाइगर रिजर्व, 13 वन्यजीव अभ्यारण्य, 2 संरक्षित आरक्षण और सामुदायिक आरक्षक स्थापित करे गए हैं। ये बिहार का कुल डेटा निकल कर आता है और इस डेटा के आधार पर अगर हम मानचित्र के साथ बिहार के राष्ट्रीय उद्यानों का वन्यजीव अभ्यारण्यों का अध्ययन करते हैं तो हमको कुछ ये लिस्ट सामने निकल कर आती है। अब हमको इस लिस्ट को बहुत गहनता के साथ अध्ययन करना है। जब हम गहनता के साथ अध्ययन करते हैं तो गहनता के साथ अध्ययन करने का अर्थ ये होता है कि जो जो वन्यजीव अभ्यारण्य हम यहाँ पढ़ेंगे हम उसके भौतिक विभाजन के साथ ही उसके मानचित्र विभाजन का भी अध्ययन करते हैं। तो जब भौतिक विभाजन के साथ उसके मानचित्र विभाजन का अध्ययन करेंगे तो एक माइंड मैप बन जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि मैच जो हम अध्ययन मेरे माध्यम से हम लोग यहाँ पे सब कर रहे हैं वो एक फ्री माइंड मैपिंग की स्टडी हो जाती है। तो आपके पास एक माइंड मैप ऐसे सामने निकल कर आता है, एक मानसिक मानचित्र ऐसा निकल के आता है कि हमको लिखने की कम आवश्यकता होगी, हम देखकर और चीज़ों को सेंस करके समझ कर ही उनको उत्तर भली भांति प्रकार से दे सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला आता है वो आता है वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बाघ आरक्षित क्षेत्र। अब ये देखिए ये हो जाता है हमारे पास टाइगर रिजर्व। तो ये क्या है हमारे पास बाघ आरक्षित क्षेत्र है। कौन सा है? वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य। अभी हमको कहाँ मिलेगा? पश्चिमी चंपारण और बेतिया में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पश्चिमी चंपारण और बेतिया में। अब पश्चिमी चंपारण की आप भौतिक स्थिति देखिए। पश्चिम चंपारण जिले को हम कई बार अध्ययन कर चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है बिहार का। और अगर पश्चिम चंपारण का अध्ययन करते हैं तो यहीं पर आपको सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला मिलती है और यहीं पर आपके पास सारे के सारे गिरिपद पर्वतीय क्षेत्र का जो अधिकतम सघनता वाला क्षेत्र मिलता है वह आपको पश्चिमी चंपारण जिले के आसपास से मिलता है। देखिए अभी ये जो है ये पूरा का पूरा पश्चिमी चंपारण, या मैं इसके साथ थोड़ा सा ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट को भी जोड़ देता हूँ। तो यह जो पूरा क्षेत्र है सोमेश्वर श्रेणी के साथ ये वास्तव में शिवालिक का गिरिपद पर्वतीय क्षेत्र है। गिरिपद पर्वतीय क्षेत्र है, गिरी से नीचे के पद के पास का पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे हमको वनस्पति की सघनता कैसी मिलेगी? तो वनस्पति की सघनता हमको अधिक मिलेगी। जब वनस्पति की सघनता हमको मिलेगी तो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के साथ हमको यहाँ पे घास की भी पर्याप्त मात्रा मिलेगी। घास की भी हमको पर्याप्त मात्रा मिलेगी। अगर आपको टाइगर को ढूंढना है, अगर आपको टाइगर को बाघ को ढूंढना है तो आपको उन क्षेत्रों में अधिक जाना पड़ेगा जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं या पतझड़ी वन संपदा है और वहां पर आपके पास घास भी है। क्योंकि टाइगर बिल्कुल खुले जंगल में आपको ना मिलकर जिस बाघ की हम बात करते हैं, भारतीय बाघ की बात करते हैं, वो आपको घास वाले क्षेत्र में भी मिलता है। तो वन संपदा होनी चाहिए, ऊंचे ऊंचे वृक्ष होने चाहिए, इसके साथ ही आपके पास घास की भी पर्याप्त एक सघन मात्रा होनी चाहिए, इसलिए आपको टाइगर यहाँ पर मिल जाएगा। और बिहार में जो यह वाला क्षेत्र है जिसके हमने भौतिक संरचना में देखा था, ये हमारे पास शिवालिक का गिरिपद पर्वतीय क्षेत्र है, अर्थात ऊंचे ऊंचे पेड़ भी आपको यहाँ मिल जाएंगे जो पतझड़ी वन मिलते हैं और इसके साथ ही आपको हरी हरी ऊंची ऊंची घास भी यहाँ पर मिल जाएगी। और चूंकि यही क्षेत्र तराई के क्षेत्र के साथ संलग्न होता है इसलिए आपको यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता मिल जाएगी। तो पानी की उपलब्धता, सघन वन पतझड़ी वन की उपलब्धता और घास की उपलब्धता, यह तीनों प्रकार के भौतिक जो गुण होते हैं यही मिलकर बनाते हैं कि बाघ को वास्तव में कहाँ रहना है। तो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा? पश्चिमी चंपारण और बेतिया की तरफ। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, अब देखिए ये आ जाता है गया। अब फिर से इधर की तरफ आ जाइए, गया हमको कहाँ मिल रहा है? तो गया मिल रहा है हमको ये। और ये हमारे पास कौन सा क्षेत्र था? तो ये हमारे पास था पठारी भूमि का संकीर्ण पट्टी क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास जो अधिकता है वह वन संपदा की अधिकता होगी, क्योंकि ये बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है? झारखंड के साथ। झारखंड निकला है बिहार से। अगर इसकी तरफ आप चले जाएंगे तो यहाँ फिर आपके पास मध्य प्रदेश का क्षेत्र मिल जाता है और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आपको मिल जाते हैं। यानी कि यह वह क्षेत्र है जहाँ पर आपके पास वन संपदा बिहार के उत्तरी मैदान की क्षेत्र की तुलना में अधिक मात्रा में यहाँ पर मिलती है। तो ये हमारे पास गया है। गया अभ्यारण्य स्थापित हुआ वर्ष 1976 में। इसका जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वो 138 का है। अब वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य की हम बात कर लें तो इसका जो कुल वर्ग क्षेत्रफल है वो 998 वर्ग किलोमीटर का है। और इसके बाद हमको एक और मिलता है जिसका जो कुल वर्ग क्षेत्रफल है वो है 1504 वर्ग किलोमीटर का, और ये भी हमारे पास मिलता है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब कैमूर जिला हमको कहाँ मिलता है? तो कैमूर जिला मिलता है हमको ये। और कैमूर जिले में, कैमूर जिले का नाम कैमूरी क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पे हमको मिलती है कैमूर की पहाड़ियां। और कैमूर की पहाड़ियां किसका विस्तार है? तो कैमूर की पहाड़ियां जो विस्तार है विंध्य पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। और यह फिर से वही अवसादी पर्वतीय क्षेत्र का या अवसादी
चट्टानों का क्षेत्र है जिसकी अध्ययन हमने बिहार की भौतिक संरचना में करा था। यहाँ पे हम हमारे पास जो है वो अवसादी चट्टानों की अधिकतम मात्रा यहाँ पर मिल जाती है। और अगर ये विंध्य पर्वत श्रृंखला का विस्तार है तो यहाँ आने की सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास फिर से वनस्पति की जो सघन मात्रा है वह तुलनात्मक रूप से हमारे पास अधिक मिल जाती है। और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य वर्ग क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर बनकर निकल आता है, नेशनल पार्क यहाँ पे बनकर निकल कर आता है। तो ये हमारे पास क्षेत्रफल की स्थिति से नंबर 1 अपने आप में हो जाता है। और जब हम नंबर 2 की बात करेंगे तो नंबर 2 हमारे पास आ जाता है हमारे पास वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखिए एक पड़ता है हमारे पास बिल्कुल उत्तर में और दूसरा आ गया हमारे पास दक्षिण में, यानी कि जो बीच में हमारे पास मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर हमारे पास नेशनल पार्क की कमी अभी तक मिल रही है। तीसरा देखते हैं भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा, मुंगेर में। और मुंगेर हमारे पास का है तो मुंगेर वह डिस्ट्रिक्ट है जो दक्षिणी बिहार के मैदानी क्षेत्र और पठारी भूमि क्षेत्र के बीच का एक संकीर्ण भूमि क्षेत्र है। यहाँ पे ट्रांजिशन होता है, यहाँ पे संक्रमण होता है दोनों क्षेत्रों का। और मुंगेर में हमको मिलता है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। कुल वर्ग क्षेत्रफल 681 वर्ग किलोमीटर का। स्थापना जो होती है वो 1976 में होती है। इनकी स्थापना वर्ष अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में अपना विस्तार लेता है और उसका कुल क्षेत्रफल लगभग कितना आता है। वो कुल क्षेत्रफल में भी अगर वो 1, 2 और 3 की श्रृंखला में आता है तो ही उसको अपनी स्मृति में याद रखने की आवश्यकता है, अन्यथा हर एक नेशनल पार्क है तो हर एक नेशनल पार्क का अपना एक निश्चित क्षेत्र तो होगा ही। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ मिलता है हमको, बेतिया में। और बेतिया हमको कहाँ मिल जाता है तो बेतिया फिर से हमको मिल जाएगा पश्चिम चंपारण क्षेत्र में। तो ये हमसे फिर से कहा कि यह वही गिरिपद पर्वतीय क्षेत्र है और शिवालिक का क्षेत्र है जहाँ पे हमारे पास वनस्पति की सघनता है और वनस्पति के साथ साथ जल की भी हमारे पास सघनता यहाँ पर निकल के आती है। तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कुल क्षेत्रफल देखिए 8.87। अब इसको याद रखिएगा 8.88 वर्ग किलोमीटर का। क्या इससे छोटा भी हमारे पास कोई क्षेत्रफल वाला वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो इससे छोटा हमारे पास कोई क्षेत्रफल वाला वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। तो इसका अर्थ सीधा से यह भी हो गया कि एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि यह बिहार का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य अर्थात नेशनल पार्क है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में यहाँ पे स्थापित होता है ये। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, अब राजगीर हमको कहाँ मिलेगा, नालंदा। और अगर हम नालंदा की बात करेंगे तो नालंदा हमको कहाँ मिलता है, बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है नालंदा। और नालंदा में ये हमको मिलता है जो इसका कुल क्षेत्रफल है वो हमारे पास फिर से आ जाता है 35। तो ये बिहार का दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। विक्रमशिला गगन डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा, भागलपुर। और भागलपुर हमको कहाँ मिलता है, दक्षिण पूर्व बिहार की तरफ मिलता है। हमने कहा था भागलपुर राजनीतिक यात्रा से भी इस समय चर्चा में बना हुआ है। तो वो चर्चा में क्यों बना हुआ है ये आपको अधिक पता है, मैं इसकी चर्चा 2 से 3 बार कर चुका हूँ। फिर भी आपको नहीं पता है तो देखिए कि भागलपुर में, इस भागलपुर से अभी निवर्तमान समय में कौन सी राजनीतिक यात्रा यहाँ से होकर और किशनगंज की तरफ गई है और उसमें कौन से कोई केंद्रीय स्तर के मंत्री भी क्या वहाँ पे सम्मिलित थे। तो राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में हो गया, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में हो जाते हैं और राजौली वन्यजीव अभयारण्य ये हो जाता है हमारे नवादा में। और नवादा हमको कहाँ मिलता है, तो नवादा हमको फिर से दक्षिण भूमि पठारी संकीर्ण भूमि पट्टी क्षेत्रफल हमको मिल जाता है। अब अगर ये सारे के सारे वन्यजीव अभयारण्य हमको देख लेते तो क्या हमको बिहार के मैदानी क्षेत्र में कोई वन्यजीव अभयारण्य मिल रहा है, तो बिहार के मैदानी क्षेत्र में हमको कोई वन्यजीव अभयारण्य नहीं मिल रहा है। बस 2 हमको मिलते हैं, क्षेत्रफल के आधार से भी छोटे हैं, एक नालंदा में एक मुंगेर में। और नालंदा और मुंगेर दोनों के दोनों का जो संकीर्ण क्षेत्र है, जो संक्रमण का क्षेत्र है, वो पठारी भूमि संकीर्ण भूमि पट्टी क्षेत्र के साथ संलग्न होकर आता है और इसकी जो सघनता है वो हमको इनके दक्षिण में ही अधिक मिलती है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे विशुद्ध रूप से, तो विशुद्ध रूप से बिहार के मैदानी क्षेत्र में हमारे पास कोई भी वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र नहीं है। अब आ जाते हैं पक्षी अभयारण्य में बर्ड सेंचुरीज की ओर। तो जब बर्ड सेंचुरीज की बात करेंगे तो कुकेश्वर नाथ पक्षी अभयारण्य कहाँ मिलेगा, दरभंगा में मिल जाता है। कुल वर्ग क्षेत्रफल है 29.21 वर्ग किलोमीटर का। बडौली झील पक्षी अभयारण्य कहाँ मिल जाएगा, वैशाली। और वैशाली हमारे पास कहाँ है, तो वैशाली हमारे पास ये रहा। अब वैशाली जो पूर्ण रूप से हमारे पास आता है वो गंगा के उत्तरी किनारे की तरफ आता है। ये देखिए यहाँ से गंगा जी निकल रही है और गंगा जी के उत्तरी किनारे पर हमारे पास है वैशाली। नकटी बांध पक्षी अभयारण्य कहाँ मिलेगा, जमुई। और जमुई हमको कहाँ मिल जाता है, ये हमको मिल जाता है पठारी भूमि संकीर्ण पट्टी क्षेत्रफल।
नागी बांध पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ का मिल जाता है हमको, ये मिल जाता है हमको जमुई में। जमुई वाला फिर से हमारे पास आ रहा था पठारी भूमि क्षेत्र पर। तो दोनों के दोनों ये हमको मिल जाते हैं जमुई में। ये कहाँ है, दक्षिणी बिहार की जो पठारी भूमि संकीर्ण भूमि पट्टी क्षेत्र है वहां पे हमको मिल जाता है। वैशाली हमको मिल जाता है नॉर्थ बिहार में। तो पहला हमारे पास बर्ड सेंचुरी हमको नॉर्थ बिहार में यहाँ पर आने की ओर मिल रही है। कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य कहाँ मिलेगा, बेगूसराय। जब हम बेगूसराय की बात करेंगे तो बेगूसराय हमको इस स्थिति तक मिल जाता है, और ये रहा हमारा बेगूसराय। तो अगर हम बेगूसराय की बात करेंगे तो फिर से जहां से गंगा जी होकर निकल रही है, गंगा जी के उत्तरी किनारे पर हमको बेगूसराय जिला बिहार का मिल जाता है। फिर गोगाबिल पक्षी बिहार कहाँ मिलेगा, कटिहार। और कटिहार हमारे पास क्या है, तो जो पूर्वी बिहार है, पूर्वी बिहार में जो उत्तरी पूर्वी बिहार का छोर है, जो गंगा जी के बिल्कुल किनारे पर है, यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है कटिहार। तो जो 3 बर्ड सेंचुरीज हमारे पास मिल रही है गंगा के मैदानी क्षेत्र में, वो ठीक गंगा के उत्तरी किनारे पर, जिसे हम गंगा घाट का क्षेत्र बोल देंगे, वहां पर हमको तीनों की तीनों मिल जाती हैं। और लास्ट में हमको मिल जाती है संजय गांधी जैविक उद्यान, ये हमको मिल जाता है पटना में। तो वन्य जीव अभयारण्य हो या बर्ड सेंचुरी पक्षी अभयारण्य हो, पटना का नंबर केवल एक बार आता है, प्रदेश की राजधानी, और उसमें केवल एक हमारे पास बर्ड सेंचुरी है जिसको हम बोलते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जब वन्य जीव अभयारण्य की बात करेंगे तो बिहार के सारे वन्य जीव अभयारण्य उसके भौतिक विभाजन और उसकी भौगोलिक संरचना से प्रभावित हैं। और उनके प्रभावित होने के कारण ही या तो वो हमको उत्तर की तरफ मिलेंगे पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, या फिर वो हमको दक्षिणी की तरफ मिलेंगे बिहार के दक्षिण में, जहाँ पे बिहार अपना जो पठारी भूमि क्षेत्र की संकीर्ण भूमि पट्टी क्षेत्र है वहां पर हमको सारे के सारे वन्य जीव अभयारण्य मिल जाते हैं। बर्ड सेंचुरीज की बात करेंगे तो हाँ, हमारे पास 3 बर्ड सेंचुरीज बिहार के उत्तर में स्थित है, जिसमें से एक लास्ट वाली हमको संजय गांधी मिल जाती है पटना की तरफ, एक हमारे पास कटिहार में है, एक हमारे पास वैशाली में है, और दूसरी हमारे पास बेगूसराय में मिल जाती है। और इस प्रकार से ये अपने बिहार के वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्यों का अध्ययन उनके भौतिक विभाजन पर निकलकर हमारे पास आता है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम वन संपदा की बात करेंगे या पक्षी अभयारण्य की बात करेंगे या वन्य जीव अभयारण्य की बात करेंगे, तो आप वहां पर उसकी जो भौगोलिक संरचना है और जो भौगोलिक स्थिति, जो टोपोग्राफी है, जो स्थल आकृति है, उसको किसी प्रकार से उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इनको साथ में लेकर ही आप उसका आंसर दे सकते हैं। कहीं भी कोई वन्य जीव अभयारण्य या कहीं भी कोई भी पक्षी जीव अभयारण्य उसकी भौगोलिक परिस्थितियों को नकारते हुए स्थापित ना तो हुआ है प्राकृतिक रूप से, और ना ही मानवीय कारणों के माध्यम से भी उसको स्थापित किया जा सकता है। तो जब जब ये हमको वन संपदा और जीव संपदा का अध्ययन करना पड़ेगा तो आपको वहाँ की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन भी करना पड़ेगा। इसके बाद भी यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं उस प्रश्न का एक सार्थक और सटीक उत्तर आपको देने का प्रयास करूंगा। अभी इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बिहार की खनिज संपदा का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।